जो ये कला है बोलने की, तो कहाँ से आई और कैसे लगा कि मुझे लोगों के दिल तक पहुंचना है और लोगों के अंदर से डर खत्म करना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जिस व्यक्ति को जो कार्य करने में मजा आता है, जिसको करने में उसको आनंद आता है, उस कार्य को वो बहुत अच्छे से कर पाता है जी। और उस कार्य को करते समय वो भूल जाता है कि मैं इस कार्य को करते समय कितना समय इसमें मैंने लगाया और कितने समय से इसको कर रहा हूँ। क्या लगता है कि एक इंग्लिश वक्ता या फिर एक इंग्लिश स्पीकर ज्यादा बेटर है एक हिंदी स्पीकर से? मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं ऐसा। देखिए, जो इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं वो सोच हिंदी में रहे हैं, उनकी थिंक पहले हिंदी है। मैं अगर बताना चाहूँ तो हिंदी में बेस्ट है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अच्छे से समझते हैं। और हिंदी में हम जो राइमिंग, जो रस, जो आनंद वाली बातें, जो अच्छी पहेलियाँ, जो अच्छे सुविचार, अच्छे श्लोक सुना सकते हैं, वो इंग्लिश में कहाँ है। बिल्कुल अपनी भाषा में बोले, मस्ती के साथ बोले, आनंद आता है उसमें। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो भी स्पीकर बन सकते हैं, पर कैसे? मैं कहूँगा कि वो सबसे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। कम बोलने वाले लोग जो हैं वो अच्छा सोचते हैं, चिंतन उनका अच्छा होता है। और मेरा एक खुद का फॉर्मूला है, चिंतन, मनन, परिवर्तन। कम बोलें, उचित बोलें, उनको लोग ज्यादा सुनते हैं। जो इंट्रोवर्ट है ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनको सुनना चाहते हैं लोग। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि जब एक मंच देखते हैं और उस पर एक होस्ट होता है, तो हमेशा हमारे मन में एक सवाल आता है कि कैसे हम मंच पर खड़े होकर बोल सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, मेरे अंदर तो मैं बोल ही नहीं सकता। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ मेरे पैर कपाने लगते हैं। तो बहुत सारे फियर होते हैं, स्टेज फियर। और जब लाखों की भीड़ हमारे सामने बैठी हो तो हिम्मत ही नहीं होती कि हम स्टेज पे जा पाए। पर आज हम जानेंगे कि कैसे उस फियर को हम खत्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा स्पीकर बनना, जिसे एक होता है कि हम भाषण दे रहे हैं, एक ऐसा भाषण जो लोग वहां पर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपको शाबाशी देते हैं। तो ये एक जो आज का एपिसोड है ना, ये छोटी सी भाषण और उससे रिलेटेड नहीं है। ये जो एपिसोड है, आज हम जानेंगे कि ये जो अंदर से एक किसी भी सब्जेक्ट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना और लाखों लोगों को दिल तक पहुंचाना एक कला होती है। ये कला कैसे आती है, क्या हमें इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? इस तरीके के बहुत सारे सवाल इस पॉडकास्ट के दौरान होने वाले हैं, क्योंकि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तो उनके बहुत सारे हमने स्टेटस, बहुत सारी वीडियोस जो लगातार फीड में आ रही थी और हम देख रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो ये बेहद एक था कि जानना चाहिए कि ऐसा कॉन्फिडेंस हम पैदा कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में एक ऐसी एकेडमी जहाँ बच्चों के भविष्य को बनाया जाता है। हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोचता है, पर बात आती है कि समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा हो, उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। उनको एक कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, कोई आर्मी पर्सन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, सबसे बड़ा आईएएस बनना चाहता है या पीसीएस की तैयारी कर रहा है। उनको तैयार करना, उनके माइंडसेट को तैयार करना, उनके गोल को समझना और एक अच्छा परफॉर्म करना, उनको एक सही डायरेक्शन देना, ये भी एक कला ही है। तो बहुत कुछ आज हमारे गेस्ट के पास है, धीरे धीरे हम निकालते हैं। तो एपिसोड प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे, हो सकता है आपको भी स्टेज फियर होगा, तो एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। और जो भी है पॉडकास्ट सुन रहा है या देख रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो अलीगढ़ के छर्रा से आते हैं। इनका नाम है लव कुश कुमार। बचपन से ही इनको भाषण देने का बहुत शौक रहा है। आपने स्पीच के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाया है, जिसमें जिले में 4 बार और मंडल में 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में 2 बार राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पूरे राज्य को खेल मंत्रालय के माध्यम से संबोधित किया है। आपने 20,000 से अधिक युवाओं को सेमिनार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन किया है तथा अब तक 400 से अधिक सेमिनार किए हैं। आपको कई अवार्ड्स, चेक और बड़े स्तर के साथ सम्मान प्राप्त हुआ है और आपने स्पीच के क्षेत्र में एक अद्भुत लोकप्रियता
हासिल की है। आपको बड़े बड़े मंचों के संचालन के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपका शब्दकोश, भाषा की स्पष्टता और बोलने की पद्धति इतनी सुंदर है कि जब आप बोलते हैं तब सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप इसलिए बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गए हैं। आप IIA ग्रुप के चेयरमैन हैं और विभिन्न NGO के माध्यम से सामाजिक कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आपने राष्ट्रीय शिक्षा संगम जैसे आयाम को प्रारंभ कर 5S प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो निरंतर अपनी गति से कार्य कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लवकुश जी। तो स्वागत करते, वेट नहीं कराते, और इतनी सारी प्रतिभाएं सर के अंदर हैं जो कि अभी हमने बहुत डिटेल में आपको बताई हैं। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? राधे राधे, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब भी मैं आपकी वीडियोस देख रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आपके फेस पे झलकता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, ये जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई? जो ये कला है बोलने की, बोलते तो हर कोई है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, तो बात आती है कि आपकी बात को हर कोई सुनता है, आपको कहीं ना कहीं एप्रिशिएट करता है कि आपने बहुत अच्छा कहा, आपकी बात में दम है जी। तो ये जो एक कला है वो कहाँ से आई और कैसे लगा कि मुझे लोगों के दिल तक पहुंचना है और लोगों के अंदर से डर खत्म करना है? तो मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जिस व्यक्ति को जो कार्य करने में मजा आता है, जिसको करने में उसको आनंद आता है, उस कार्य को वो बहुत अच्छे से कर पाता है जी। और उस कार्य को करते समय वो भूल जाता है कि मैं इस कार्य को करते समय कितना समय इसमें मैंने लगाया और कितने समय से इसको कर रहा हूँ। तो जब मैंने देखा कि अन्य अन्य प्रकार की लोगों की हॉबीज होती हैं, तो मेरी जो रुचि थी, मुझे मंच पर जाकर बोलना, मेरे हाथ में जब माइक आता था तो मुझे लगता पता नहीं क्या मुझे प्राप्त हो गया। और जब मैं बोलता हूँ तो सारे एक तरफ से अंदर से रोमांच उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है कि कुछ बता पाऊं। तो मेरा जो हॉबी थी वो इसका सबसे बड़ा एक कारण रहा। और अपनी हॉबी को लगातार मैं उसको उत्साह के साथ में आगे बढ़ाता रहा और उसका ये रहा कि लोग उसको पसंद करना प्रारंभ किए और पसंद करते गए और मैंने उसको लगातार अच्छा प्रोग्रेस करते हुए निरंतर चीजों को आगे बढ़ाता रहा। तो उसका एकमात्र एक ध्येय है कि मेरी हॉबी बोलने की रही। अगर मुझसे कोई पूछेगा आपको क्या करना पसंद है, तो मुझे स्पीच देना पसंद है। तो ऐसा मेरे अंदर चीजें रहती हैं। क्या बात है। जैसे लवकुश सर, सबसे बड़ी बात आती है, जैसे अभी मैं आपको जानती हूँ या आप मुझे जानते हैं, अब जो हमारी ऑडियंस है बड़ी प्यारी और बुली सी है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को नहीं समझ पाती। एक छोटा सा एक इंट्रो में हम आपके बारे में अपनी ऑडियंस को दिलाना चाहते हैं कि लवकुश कहाँ से आया। एक कहते हैं ना चमकता हुआ स्टार जी, कि हर कोई चमकता हुआ स्टार बनता नहीं है, पैदा होते हैं। तो उसके बारे में छोटा सा एक इंट्रो आप हमारी ऑडियंस को प्लीज दीजिए। मेरा नाम लवकुश कुमार है और मैं अलीगढ़ जिले में एक छोटा सा कस्बा छर्रा है, वहां से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा जो जन्म भूमि है वो अतरौली तहसील में ही एक बिजौली ब्लॉक है, उसमें गांव पड़ता है कासिमपुर खुशीपुरा। तो वहां से मेरा जन्म भूमि है, लेकिन कर्म भूमि मेरी अभी वर्तमान में छर्रा है। बाकी मैं कई जगह पर रहा हूँ, कासगंज में भी, अलीगढ़ में भी रहा प्रॉपर। तो ऐसे करके विभिन्न जगहों पर रहने का अवसर मिला है मुझे और कई क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिला। सामाजिकता के साथ में समाज कार्य को करने का भी बड़ा मुझे शौक रहता है। तो कहीं ना कहीं सब चीजों का संयोग है कि मैं इतना अच्छा बोल पाता हूं और इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मुझे प्राप्त किया हुआ एक संयोग है। और बाकी ये समाज ने दिया, लोगों ने दिया और मुझे जो अच्छा लगा वो मैं ग्रहण करता गया। तो और सबसे अधिक जो अच्छा लगा वो ग्रहण किया, उसकी ही जो अभी मैं देखता हूं तो उसकी ही देन है ये पूरा। तो ऐसा मैं कुछ बताना आप उचित समझता हूँ। क्या बात है सर। ऐसे एक जो आपकी एक इंटरनेशनल IAS अकेडमी है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि पॉडकास्ट की जो जर्नी है, जो स्टेज फियर है, उसको कैसे कम किया जाए, क्या तरीका होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे अपने आप को डे बाई डे बेटर बना सकते हैं। तो आगे आप जानेंगे, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। इंटरनेशनल IAS अकेडमी जो है वो एक मेरा, जब मैं 10th क्लास में था तब मैं देखता था कि विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जिनको अच्छी एजुकेशन विद्यालय तो प्राप्त हो ही रही है, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया क्लासेस के माध्यम से, बढ़िया कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन कुछ विद्यार्थी उन जो रेस थी उससे पीछे रह जाते थे।
उनको ध्यान रखने वाला कोई रहता नहीं था, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस के कारण वो इतना अफोर्डेबल नहीं कर पाते थे। तो मेरा ऐसा विचार आया, क्यों ना मैं खुद का अध्ययन करते समय एक अध्यापन क्षेत्र में भी अपना एक योगदान दूं, और अध्ययन और अध्यापन ऐसे दो कार्यों को ऐड ऑन करके अध्ययन करते हुए अध्यापन कैसे किया जा सकता है, ऐसा विचार किया। और मैंने 10th क्लास से लगातार अब तक मैं अध्यापन और अध्ययन दो कार्य कर रहा हूं। उसका भी एक योगदान है, मैं स्पीच अच्छे से दे पाता हूं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं डे बाई डे अपने आप को सीखने का मौका देते हैं, और वही हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हो। ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है कि हमें डे बाई डे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और वही लोगों को देना चाहिए। अब आती है बात कि जो एक स्पीकर होता है वो जन्म से पैदा होता है, या फिर वो डे बाई डे प्रैक्टिस करता है। डे बाई डे कहते हैं ना, अग्नि में जब लोहा हो या गोल्ड हो जब तपता है तभी निखर के आता है। तो प्रैक्टिस करने के बाद एक स्पीकर मजबूत बनता है या फिर पैदा ही होता है? देखिए, स्पीकर कोई पैदा नहीं होता। जो स्पीकर है, स्पीच देना, भाषण देना एक कला है, टैलेंट है। बिल्कुल। तो ये जो कला, टैलेंट है, स्किल है, और हर स्किल प्रैक्टिस के बाद आती है। तो जो जितनी प्रैक्टिस करता है, जो जितना अपने आप को इम्प्रूव करता है, लगातार जिस कार्य को करता है, तो उसको उसकी एक स्किल उसके अंदर आत्मसात होती है जी। और उसके उपरांत वो एक अच्छा वक्ता, अच्छा बौद्धिककर्ता, अच्छा स्पीकर बन के निकलता है। तो ये लगातार प्रैक्टिस की, स्किल की और अभ्यास की ही एक बात है। कोई स्पीकर बॉर्न नहीं होता, कोई भी जन्म से स्पीकर बन के नहीं आता। हर कोई बन सकता है स्पीकर। बिल्कुल। पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, पर जब वो स्टेज पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही बात आती है, मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा जी, मैं मंच पे नहीं जा पाऊंगा। तो फिर इस चीज को मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ कि इतने इंटेलिजेंट, सब होता ना, अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रखी है, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उस चीज से अटकता है। तो कहीं मुझे नजर आता है कि स्टेज फियर है, तो उसे कैसे कम करें उस दौरान? जब कोई दो प्रकार के लोग होते हैं जी। एक, अगर हम बात करें, एक होशियार और एक बुद्धिमान। दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं लोग एक समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। होशियार एक रेडीमेड व्यक्ति है, ओके, और बुद्धिमान उसका प्रेजेंट माइंड क्या है, सोचने की क्षमता क्या है, वो किस माहौल को देख करके अपने आप में परिवर्तन करता है, किस विचार के साथ में खुद को बदल लेता है, परिस्थिति के साथ में खुद को चेंज लाता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन आकर के, एक अच्छा जानकर आकर के वहां खड़ा होता है, लेकिन उसे बोलने की कला नहीं है, स्पीच, अपनी बात को रखने की कला नहीं है, तो उसका इंटेलिजेंस उस समय पर कोई काम नहीं आता। तो उसके लिए इस स्किल में अंदर उतरना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और अपने आप को उस प्रकार से भी होशियार की जगह बुद्धिमान बनाना पड़ेगा। तब जाकर के वो एक अच्छा इंटेलिजेंस के साथ अच्छा स्पीच दे सकेगा और स्पीकर भी बन पाएगा, और इसका फियर जब ही निकलेगा। जैसे एक सिंपल सी लाइन में पूछना चाहती हूँ, आप तो बहुत टाइम से ये चीज कर रहे हो कि जो स्टेज पे हम जाते हैं तो ये डर लगता क्यों है? हाँ, स्पीच जब देने जाते हैं तो डर लगने का एकमात्र कारण ये है। देखिए, आपने देखा होगा, अगर हम अपने से छोटे किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें कभी भी अपने से छोटे से व्यक्ति से बात करते समय हेजिटेट नहीं होता। अगर आपके पिताजी आपसे बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा हेजिटेट लगेगा, या आपको जिन्होंने कुछ बताया, समझाया है, तो उनके सामने फियर लगता है। तो हम फियर लगने का एकमात्र कारण है कि जो सामने लोग बैठे हैं उनको अपने से श्रेष्ठ मान लेना जी। अब वो जो हमारे सामने श्रेष्ठ है, हमने ऐसा मान लिया जी। और फिर हम अपने से श्रेष्ठ के सामने कैसे बोल पाएंगे? कहीं हमसे गलती हो गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? तो सबसे बड़ा फियर एक तो ये रहता है। तो एक इसका सॉल्यूशन बताता हूं जी। हमारे यहाँ कई सारे लोग भी बताते हैं, और मुझे भी बताया गया कि जब आप स्पीच देने जाएं तो उस समय पर आप सामने देखो कि मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। अरे उस समय तक केवल, ऐसा नहीं कि सबको वो रखना, लेकिन उस समय आपको अंदर मन में रखना है कि मेरे से श्रेष्ठ नहीं कोई। मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब आई एम बेस्ट। अगर ऐसा होगा तो फियर नहीं होगा। नहीं, आपने बहुत सही कहा कि एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जब आप स्टेज पे जाओ तो सोचो आप बहुत महान हैं, सामने सब मूर्ख बैठे। हाँ, बिल्कुल ये रहता है। ये सब उनके, ये हमारे नहीं है, बट आज मौका मिला तो मैंने भी ये लाइन आप लोगों को बता दी। अब आते हैं, बहुत सारे लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं जी,
और मन में होता है कि मैं भी एक अच्छा स्पीकर बन पाऊं, जी। तो क्या जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो भी स्पीकर बन सकते हैं, पर कैसे? इंट्रोवर्ट माने अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी, ज्यादा लोगों से और बात ना करना। हाँ, अंतर्मुखी होना, मैं कहूंगा कि वो सबसे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। कैसे? अंतर्मुखी माने वो कम बोलने वाले लोग जो हैं, बिल्कुल। वो अच्छा सोचते हैं, चिंतन उनका अच्छा होता है। बिल्कुल। और मेरा एक खुद का फॉर्मूला है, चिंतन, मनन, परिवर्तन। बिल्कुल। ये मैंने खुद ध्येय वाक्य दिया है एक। सबसे पहले चिंतन करने वाले लोग मनन करें, और फिर मनन करने के बाद परिवर्तन करें, कि चिंतन करने के बाद लगे उनको कि भाई ये वाली बात अच्छी है, समाज में इसको रखना चाहिए, रूपांतरित करना चाहिए, तो हमको परिवर्तन के साथ में अपने अंतर्मुखी जो अंदर विचार चल रहा है, उस विचार को सामने रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल सटीकता, शालीनता और उत्कृष्टता के साथ में हम आसानी से रख सकते हैं जी। और दूसरा, कम बोलें, उचित बोलें, उनको लोग ज्यादा सुनते हैं। कम बोलने वाले लोगों के लिए लोग इंतजार करते हैं, भाई कुछ तो बोले। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं तो कहता हूं। जो लोग अंतर्मुखी हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, वो लोग खुद को अब बोलने के लिए आगे लाएं, क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनको सुनना चाहते हैं लोग, और उनके लिए मैं शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप शुरू करें अपना। एक होता है जब लोग स्टेज पे जाते हैं या मंच के दौरान अपनी स्पीच हाथ में होती है, पर जैसे ही स्पीच के लिए उन्हें बोला जाता है उस वक्त वो ब्लैंक हो जाते हैं, कहते मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो इतनी तैयारी करके आया था, एंड ऑफ द डे मुझे नहीं आया समझ में, ब्लैंक हूँ एक तरीके से। तो ये जो एक डर है अपना इतनी तैयारी करने के बाद भी स्टेज पे कुछ ना बोल पाना और एंड में कहना कि मैं ब्लैंक हो गया, वो क्या कारण होता है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग रटते हैं वो लोग नहीं बोल पाते, और जो लोग रट के गए उस समय पर रटा हुआ आपको याद नहीं रहता। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है जी। आप पहले तय करें कि किस टॉपिक पर हमको बात रखना है अपना, और फिर उसके 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स करें कि इन पॉइंट्स पर मुझे हर पॉइंट को लेकर के टच करते हुए बात रखनी है जी। तो सबसे पहले हर स्पीच का एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले उसकी प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना के बाद विषय में प्रवेश, किस विषय को लेकर के हम बात करेंगे, पूरा विषय रखें, पर उसके बाद उसका निष्कर्ष क्या है। तो जब प्रस्तावना, विषय में प्रवेश, फिर विषय, फिर निष्कर्ष, अगर हम इस पूरे फॉर्मेट के साथ में अपने पूरे विषय को रखते हैं, एक एक हेडिंग को छूते हुए आगे बढ़ाते हैं, एक एक बात को, टाइटल को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो इसके लिए रटने वाली बात को नहीं रखना। उस समय पर हर चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू, अन्य चीजों के थ्रू अपना आगे बढ़ाएं, और इस पूरे श्रृंखला को याद रखें। पहले प्रस्तावना रखनी है, फिर उसके बाद में उसका विषय में प्रवेश रखें, फिर उस विषय को छुए, फिर उसके बाद में निष्कर्ष। अब लोग क्या करते हैं, वो स्पीच लिया और उसको रट लिया और फिर बोलने पहुंच गए, तो उन्हें ये नहीं पता कि भाई हमको क्या याद किया गया था और क्या बोलना है, तो ये थोड़ा सा उनको मिसमैच हो जाता है, इसलिए नहीं बोल पाते वो लोग। ओके, जैसे अभी हम बात करें जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, देखिए सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं जी। जैसे मैं अपने फील्ड में अपने आप को मैं सक्सेस समझती हूँ, आप अपने फील्ड में समझते हैं। जब एक इंसान कामयाब हो जाता है, पर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक स्टोरी होती है। हाँ, जैसे आपके भी पीछे है, मेरे भी है, जो हमारे साथ बैठे हैं उनकी भी कोई ना कोई स्टोरी होगी जी। पर आज मुझे मौका मिला है कि मैं जो लवकुश सर हैं उनकी स्टोरी को जानूं। एक सक्सेस, एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं आप, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो इसके पीछे जो स्ट्रगल है शायद मुझे नहीं पता कि लोग जानते हैं या नहीं जानते, पर मैं नहीं जानती और मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे वो स्ट्रगल आया और उसको आपने कैसे ओवरकम किया और अपने आप को द बेस्ट लवकुश बना दिया, तो वो मुझे जानना है। तो इसके पीछे मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं कई सारे संयोग होते हैं जी। अगर मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होता, ऐसे लोग नहीं मिले होते जो मुझे इस स्तर पर, मैं यहाँ तक जो आया हूँ, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का अलग अलग पुरुषार्थ है, परिश्रम है, अलग अलग लोगों का मार्गदर्शन है। लेकिन चुनाव अपना है, इलेक्ट हमको करना है, चॉइस आपकी है कि आपको क्या पसंद है। मैं कहता हूँ फोन के बारे में बात करता हूँ कि फोन अगर आपके हाथ में आ जाए तो सोशल मीडिया के भी प्रयोग दो है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। कोई व्यक्ति उसको शॉर्ट्स देख करके समय बर्बाद कर रहा है, कोई उसमें एक अच्छी जानकारियों को खोज करके अपनी नॉलेज को गेन कर रहा है जी। तो ऐसे ही मैंने जो चुनाव किया वो ऐसे लोगों को किया जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। और मैं आपको एक खास बात बताऊं,
मेरे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई मेरी एज का फ्रेंड सर्कल में मेरे उसमें नहीं आना चाहता। वो कहते भाई ये अलग प्रकार की बातें करता है, पता नहीं किस सिद्धांत पर रहता है, कितने नियमों की बात करता है। सभी जो है भाई बड़ी एज के लोग जो है मेरे साथ में बात करना कंफर्ट समझते हैं, और मैं भी उनके साथ मित्रता के साथ रहता हूं, और उन्हीं के स्तर की जब बातें होती हैं तो मैं उनसे कुछ चीजें ग्रहण करता हूं। उनके अनुभव क्या है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या है, और मुझे लगा इनमें से इन्होंने ये अच्छा किया, ये मुझे भी करना चाहिए। ये पुस्तक पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा वो होता है। ये जो है ये कार्य करते हैं, तो मैंने ऐसे करके अपना जो सोसाइटी है, अपना जो सर्किल है वो बेस्ट किया, और उन लोगों से प्रेरणा लेकर के मैंने अच्छी अच्छी चीजों को ऐड ऑन किया और लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। तो मैंने स्टोरी बहुत लंबी भी है, कई सारी अलग अलग प्रकार की, अगर बात करेंगे तो फिर कभी आपसे चर्चा होगी। तो वैसे मैं इन चीजों पर इतना और नहीं रखना चाह रहा, और बाकी कई सारी चीजें आगे भी बात करेंगे। क्या बात है। हाँ, तो और भी जैसे कि मेरी स्पीच की अगर मैं आपको बात करूं, तो जब मुझे स्पीच के लिए पहली बार खड़ा किया गया, फर्स्ट टाइम तो मुझे एक कविता 3rd क्लास में था मैं जी। तो 3rd क्लास में मुझे एक कविता, मुझे अभी भी उसकी लाइन याद है, लाल किले की चोटी पर जो झंडा लहराता है, ऐसे करके बिछड़ गए जो साथी उनकी हमको याद दिलाता है। तो ऐसे करके कविता मुझे याद कराई। तो मुझे 3rd क्लास में पहली बार जब स्टेज पर चढ़ना था, तो मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से कि मैं ही उस डर को फेस कर रहा था। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था उस समय जब मैं मंच पर गया, और जब मैं मंच पर उस कविता को बोलने से पहले मुझे कुछ लाइन याद कराई गई अभिवादन स्वरूप, कि भाई प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, ऐसे करके बोला जाता है। तो जब मैंने ऐसा बोला वहां जाकर, तो मैं वो लाइनें तो भूल गया, सीधे कविता सुना दी। और कविता सुनाने के बाद में जब मैंने उस कविता को सुना करके पूरा फिनिश किया, तब तो मुझे ऐसा लगा अंदर से कि मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। मेरे सामने अंधेरा जो छा गया था वो सब साफ हो गया, और अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया। तो कहने का अर्थ है कि जब आप किसी कार्य को शुरुआत करते हैं ना, तो आप आधी जंग उसी समय जीत चुके होते हैं। तो ये स्पीकिंग की जो जर्नी है वो वहां से मेरी शुरू हुई है, और पहले डर था और अब उसमें जीत है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आता है कोई स्पीकिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, कैसे अपना होता है ना शुरुआत किस तरीके से करें? हाँ, देखिए आपने एक सुना होगा कि अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बने। बिल्कुल। और श्रोता का अर्थ ये नहीं कि हम सुन करके एक लंबा टाइम पीरियड सुनने में लगाएं, उसका एक अर्थ है। हर वक्ता, मैं अगर कोई कुछ बोल पाऊंगा तो सबसे पहले मेरे अंदर एक पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी हो। बिल्कुल। अब कैसी तैयारी हो? हमें बोलना है, उससे पहले अध्ययन प्रारंभ करें। कुछ अध्ययन प्रारंभ करने के साथ में अपने ऐसी कुछ चीजों को प्रैक्टिस करना प्रारंभ करें, अध्ययन प्रारंभ करें, और लगातार थोड़ा कम संख्या में बोलना प्रारंभ करें। जैसे 10 लोग हैं हमारे, 10 लोगों के साथ में कोई ग्रुप डिस्कशन से प्रारंभ कर सकते हैं, भाई इस टॉपिक पर हमें आज बात करनी है। तो 10 लोग आपस में अपना अपना विषय रखेंगे, तो हमारी हेजिटेशन 10 लोगों के बीच में खुल गई। फिर थोड़ा सा बड़ा करके करें, और एक और विषय। कभी कभी क्या है, कुछ लोगों को मौका मिलता है कि 2 मिनट कोई अपना विषय रखना चाह रहा है क्या, उस समय सब लोग एकदम शांत बैठे होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे मौके कभी नहीं गंवाएं। पहला स्टेप मैंने बताया कि अध्ययन प्रारंभ करें एक तो, दूसरा कुछ लिखना भी प्रारंभ करें कि अच्छा किसी विषय पर लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। और लिखना प्रारंभ करेंगे, अध्ययन प्रारंभ करेंगे, आपके पास जानकारियां इकट्ठी होंगी, सोर्स इकट्ठे होंगे। और दूसरा, अच्छे स्पीकर को सुनना प्रारंभ करें और छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना प्रारंभ करें। तब हमारा जो है अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस बनने लगता है। तो ये स्टेप हम लेंगे तो आसानी के साथ आप एक अच्छे स्पीकर बनकर निखरेंगे। जो लोग कहते हैं 10 मिनट प्रैक्टिस करो तो आपकी स्किल्स जो है इंप्रूव हो जाती है, तो क्या ये सत्य है या एक मिथ है? हाँ, अब मैं आपके लिए बताऊं, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस हमको करनी ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। जैसे कि हम हर दिन नए टॉपिक पर एक प्रैक्टिस करें। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं और आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, तो आप जो है आज जूते पर बोल के दिखाओ 10 मिनट क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा जूते पर बोलना है। हाँ, बोल सकते हैं साहब, तो बोलिए। तो इतना सुंदर बोला उन्होंने। तो सुनिए क्या बोला उन्होंने कहा कि जूता अगर किसी को नजर लग जाए
तो जूते से उतार देते हैं। जी। तो उन्होंने कहा जूता तांत्रिक है। और क्या फिर बात है? उन्होंने कहा कि जब प्रभु श्री राम हाँ। बन गए थे, हाँ। तो जूते उनके जो पदवेश थे, चरण खड़ाऊ थे, तो पदवेश लेकर के भरत जी वापस लौटे और उनके पदवेश रख करके राज किया पूरा। जी। तो उन्होंने कहा कि जूता राजा है। हम्म, फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी को मिर्गी आ जाए जी। तो जूता जो है सूंघा करके उसकी मिर्गी ठीक हो जाती है। तो उन्होंने कहा जूता डॉक्टर है। अरे वाह। और देखो, कभी कभी पहेली में आपने सुना होगा कि तू तो जूते का यार है, तो फिर बताया जूता तो यार है। तो जूते के बारे में बताया, अगर किसी का मकान बन रहा है तो जूता टांग देते हैं बाहर। तो उन्होंने कहा कि जूता तो आपका नजर उतारने वाला है, नजर रोकने वाला है। तो कितना सुंदर सटीक तरीके से जूते को इंटरेस्टिंग टॉपिक में बदल दिया। क्या बात है। तो कहने का अर्थ है कि 10 मिनट प्रैक्टिस करें, लेकिन उसका एक तरीका है। हर दिन कुछ नया प्रैक्टिस करें, नया टॉपिक। अब भाई टॉपिक कहाँ, अभी हमारे यहाँ एक डीएम साहब थे, तो उन्होंने अपना जर्नी बताई। उन्होंने कहा कि मैं जब भी सुबह उठता था तो सबसे पहले मेरे सामने कुछ भी पड़ जाए मैं उसी पर 10 मिनट बोलता था। जैसे छिपकली पड़ गई तो छिपकली के बारे में बोलना। छिपकली एक ऐसा जीव है जो दीवाल पर चलता है, ये कीटों को खाता है, दीवाल पर चलने की इसकी कला है, इसके 2 पैर होते हैं, 2 होते हैं, पूंछ होती है, ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मैं जब उठा तो मैंने देखा कि भाई मच्छरदानी की लकड़ी दिख गई मुझे, बांस पर बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे हम ऐसे टॉपिक पर बोलना शुरू करें जिन पर हमें जानकारी नहीं है, उस पर विचार करें। तो प्रैक्टिस इस प्रकार से करेंगे तो आपका जो स्पीकिंग है वो इंप्रूव होगी कंटिन्यू। मतलब एक कोई सब्जेक्ट या हाँ, ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, कोई भी। ओके। अब आता है कि लोग कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिरर थेरेपी बोला जाता है कि आप सामने एक शीशा है और उसके सामने खड़े हो जाओ, कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करो। हाँ। तो क्या लगता है जो ये थेरेपी है कितना आपको सपोर्ट करती है और कितना आपको इम्प्रूव करती है? देखिए, मिरर थेरेपी जो है, अब तो मैं कहूंगा वर्तमान डिजिटल युग है, तो उससे भी बेस्ट अपने पास में मिरर थेरेपी काम करती है। पहला विषय तो ये, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं तो अच्छी काम करेगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सबके पास फोन, स्मार्टफोन अवेलेबल है। तो अब आप मिरर थेरेपी की जगह आप फोन को रखें और 2 मिनट तक आप बोलें उसके सामने रिकॉर्ड करके, और फिर उसको देखें, खुद देखें कि भाई हमारी कहाँ कहाँ कमी हो रही है, किन शब्दों में स्पष्टता नहीं है, कहाँ हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, किस प्रकार से हम बोलने में हिचकिचाहट उत्पन्न हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि वो काम करती है और ऐसा करने से हम अपनी स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। अब आता है कि जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त जो हमारी वॉइस है और दूसरा हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्व रहता है जब एक स्पीकर्स के पास ये दोनों ही एक साथ कनेक्ट नहीं होती? हाँ, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और इसका अर्थ है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें अगर हम वीरता की बात करें, वीर रस की, तो थोड़ा सा स्पीकर का तेज वॉइस के साथ बोलना आवश्यक हो जाता है। अगर हम किसी विनोद की, हास्य की बात करें तो थोड़ा सा नॉर्मली वे में हास्यास्पद व्यंग में बोल सकते हैं। किसी अगर हम करुण रस की बात कर रहे हैं तो उस करुणा के साथ में बहुत शालीनता के साथ में भीगे मन से बात कर सकते हैं। तो अगर वॉइस मॉड्यूलेशन आपको अच्छे से आता है और उसको बॉडी लैंग्वेज से आपको ठीक से अटैचमेंट करना आ गया तो सबसे बेस्ट आपकी जो स्पीच है वो रहने वाली है। दूसरा, मैं स्पीच कंपटीशन में कई सारे में रहा हूं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज के दोनों के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। अगर आप कोई स्पीच कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो दोनों को सही करें। आप दोनों के ही मार्क्स मिलते हैं और दोनों के बराबर मार्क्स मिलते हैं। तो इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है और इससे आपकी जो स्पीच है वो सजती संवरती है, आपका इंप्रेशन उसी से दिखता है। तो अपना वॉइस मॉड्यूलेशन, अपनी आवाज अच्छे से करने का प्रयास करें। कब तेज बोलना है, कब धीमे बोलना है, ये अपने उस रस के आधार पर है। वीर रस है तो थोड़ा सा स्पीड के साथ, करुण रस है हल्का सा, श्रृंगार रस है तो थोड़ा सा आनंद पूर्वक उसमें बोल सकते हैं। क्या बात है, मतलब सारी कहानी रसों पे आगे। हाँ, बिल्कुल। वेरी नाइस। अब होती है बात, हमारी जो ऑडियंस होती है, मंच के सामने लाखों ऑडियंस खड़ी होती है, उसके दिल को जीतना किस तरीके से उनके दिल को जीतना है और कैसे जीतना एक स्पीकर के हाथ में होता है। आज मेरे सामने स्पीकर बैठे हुए हैं, बताइए कैसे इतनी सारी ऑडियंस का आप दिल जीत लेते हैं? सबसे पहले
कभी भी स्पीच देने से पहले आपको नो योर ऑडियंस फर्स्ट अपॉन। आपको सुनने वाले लोग कौन है? अगर सामने सुनने वाले लोग विद्यार्थी हैं, आप प्रबुद्ध वर्ग की बात करेंगे तो वो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सुनने वाले महिलाएं हैं, आप पुरुषों की बात करेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सुनने वाले लोग एक अलग प्रकार के व्यवसायीकरण से आते हैं, आप उनसे ऑफिसर रैंक की बात करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि उनका दिल जीतने के लिए उनकी बात करनी पड़ेगी और उनकी बात करने के लिए उनको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पीच देने से पहले अपनी ऑडियंस को जरूर सुना है, उनके बारे में जरूर जाना है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को जाना, समझा और वो चाहते क्या हैं, क्या सुनने बैठे हैं, उनके मन को अगर आप जान पाए तो आप उनका दिल जीत सकते हैं, अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं और अपने आप को एक विशेष रूप से चीजों को बना सकते हैं। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि पहले अपनी ऑडियंस को जाने, वो क्या सुनना चाहती है वो जाने और फिर उसके आधार पर अपनी बात को रखें। ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ज्यादा सुनाना इफेक्ट डालता है या फिर जो फैक्ट्स होते हैं उनको बताना? जी देखिए, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। और स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी के लिए जो लोग हैं वो बहुत कनेक्ट करते हैं और अपनी स्टोरी से लोगों के अंदर बहुत उत्साह आता है और वो उससे कनेक्ट होकर के इंटरेस्ट, जिज्ञासा उत्पन्न करती है। और फैक्ट और स्टोरी दोनों को मिलाकर के अगर हम बात करें, दोनों को मैं संतुलन रखूंगा। 50% फैक्ट्स, 50% स्टोरी का अपना अपना महत्व है। जी। दोनों का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पर है और दोनों ही आवश्यक है। ओके, अब आती है कि कई बार हम स्टेज पर खड़े होते हैं, जो आपने अभी पहले कहा कि ऑडियंस को देखना है, उनके मन को पढ़ना है। अगर कई बार हमारा जो टॉपिक है बोरिंग हो, उसे इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाया जा सकता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम बात करें कोई भी स्टूडियो में, कोई भी अगर हम स्टेज पर खड़े होकर के अपनी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भाषण है, स्पीच है, उसको सजाने का काम करें। अब कैसे सजाएंगे, उसको कैसे आभूषण पहनाएंगे, कैसे उसका श्रृंगार करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई लगातार कोई बोल रहा है और बोलते समय पर अपना लगातार बोलते समय कोई भी उसमें एक पंक्ति का प्रयोग नहीं किया, किताब जैसा उसने पढ़ दिया, तो लोग उसको एक समय पर आकर बोर हो जाएंगे। तो उसको सजाने के लिए उसमें कुछ अच्छी पंक्तियां डाल सकते हैं, उसमें कोई अच्छे श्लोक डाल सकते हैं, उसमें कोई अच्छी कोटेशन डाल सकते हैं, उसमें कोई इंग्लिश राइमिंग डाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उस बोरिंग टॉपिक को ये पंक्तियां, श्लोक, कोई कोटेशन, कोई स्पीक, कोई भी टैगलाइन ऐसा अगर हम डालते हैं तो वो सजता समरता है। और हर स्पीकर जो अच्छा सुना पा रहा है, अच्छा बता पा रहा है, उसने ये सब किया होगा। मैं खुद करता हूं, मैं हर एक उसमें तमाम प्रकार की चीजों को रखता हूं। मैं जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति अच्छा स्पीकर बन सकता है और हर व्यक्ति के अंदर योग्यता है। तो अगर मैं कहूं तो इसको एक मंत्र से मैं जोड़ देता हूं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योज कस्त्रत दुर्लभा। इसका बहुत सुंदर अर्थ है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र ना बन सके, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधि ना बन सके। कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अयोग्य नहीं है, योजना मात्र ही दुर्लभ है। तो केवल योजना देनी है, आप अच्छे स्पीकर बनकर निखरेंगे ही। क्या सत्य बात है। बहुत अच्छा बोला आपने। और कहीं ना कहीं हम डे बाय डे आप जैसे आप बताते जा रहे हैं, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं भी अपनी होस्टिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकती हूँ। आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने डे बाय डे आपसे और सीखने को मिला कि कैसे हमें बोलना है। क्या बात है, हम तो आपको सुनते हैं। अब आता है जो स्क्रिप्ट होती है जो बना के हम रखते हैं, उससे प्रॉपर जो बनी हुई स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग एक स्पीकर को बोलना चाहिए, या स्क्रिप्ट के बिना जो नेचुरल जो एक निकलता है अंदर से, जो एक स्पीकर के होता है ना, जो दिल को छू जाने वाला होता है। आप एक स्पीकर है तो आपके लिए क्या महत्व रखता है कि स्क्रिप्ट या नेचुरली जो लोगों को एक टॉपिक मिल गया उसको दिल से बोल देना? जैसे कि मैं जब अपना बताता हूँ पहले, जी हाँ, मैं जब बोलता हूँ तो कभी मैंने आज तक स्क्रिप्ट नहीं लिखा जी। फिर क्या लिखा, तो मैंने जैसे कि मुझे एक बार टॉपिक पर बोलना कि भारतीय संस्कृति पर बात रखनी है आपको, तो भारतीय संस्कृति है क्या, भारत की संस्कार क्या है, सदाचार क्या है उसका। तो मैंने जब उसको बोलूंगा तो एक अगर स्पीच मैंने लिखा तो वो बोलने में उसको बोलूंगा, सुनाना होगा, एक प्रकार का पढ़ना हुआ उसको। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि कभी भी स्पीच स्क्रिप्ट से नहीं बोलना,
उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखने की जगह आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि इन 5 पॉइंट्स पर बात रखनी है, और लगातार हम उस पर बोलेंगे। विदाउट स्पीच, विदाउट स्क्रिप्ट बोलना आपके लिए बेस्ट है, और जो नेचुरली निकलता है उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है सामने वाले पर। तो हमको नेचुरली बोलना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखने वाले। और दूसरा एक बात यहाँ पर मैं साइकोलॉजिकल बोलना चाहूंगा, अगर आपने स्क्रिप्ट लिखा तो आपका माइंड बार बार स्क्रिप्ट की प्रति जाएगा कि इसको देखा जाए। बिल्कुल। पहले देखो, लोगों को बहुत सारे फोन नंबर से याद होते थे, आजकल फोन में सेव करने का आदत हो गई, हैबिट हो गई, तो माइंड उसी हिसाब से काम करता है। हम लोग जो है उसमें फोन में सेव कर लेते हैं, तो माइंड फिर उतना काम नहीं करता। ऐसे ही अगर आपने स्क्रिप्ट लिखा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, फ्लो नहीं आएगा। तो कभी भी स्क्रिप्ट ना लिखें, केवल उसके पॉइंट्स लिखें और इन पॉइंट्स पर नेचुरली फ्लो के साथ बोलें। कभी ना लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक और आता है आजकल जो सबसे बड़ा फियर चला है, इंग्लिश बोलना जी। और इंग्लिश को लेके ना लोगों के मन में एक अलग ही धारणा है कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है वो बहुत अच्छा स्पीकर होता है। जी। मतलब ये आपके भी सामने बहुत सारी बातें आई होंगी और ये चीज मैंने भी फेस की है। तो क्या लगता है कि एक इंग्लिश वक्ता या फिर एक इंग्लिश स्पीकर ज्यादा बेटर है एक हिंदी स्पीकर से? मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं ऐसा। और अपनी मातृभाषा में देखिए, जो इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं वो सोच हिंदी में रहे हैं जी। उनकी थिंक पहले हिंदी है, फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक प्रकार का क्या है कि उन्होंने फ्रेमवर्क अपना चेंज किया है। तो मैं कहूंगा कि जो अच्छा स्पीकर है वो अच्छे से हिंदी में अगर अपनी बात को रख पा रहा है तो हमको अच्छे से चीजें बता पा रहा है, तो लोग उसको समझें, किस भाषा में समझने में वो कंफर्ट है। Correct. उनका अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है। तो अगर इंग्लिश वाले सामने लोग बैठे हैं तो इंग्लिश में बोलना अच्छा है, और हिंदी समझने वाले लोग बैठे हैं तो हिंदी समझना। जैसा मैंने पहले बताया, नो योर ऑडियंस बिफोर स्पीच। मैं अगर बताना चाहूं तो हिंदी में बेस्ट है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अच्छे से समझते हैं। और हिंदी में हम जो राइमिंग, जो रस, जो आनंद वाली बातें, जो अच्छी पहेलियां, जो अच्छे सुविचार, अच्छे श्लोक सुना सकते हैं, वो इंग्लिश में कहाँ है। बिल्कुल। और इंग्लिश खुद अपनी भाषा वो अलग से लाई गई है, ब्रिटिश भाषा इंग्लिश का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो उसमें इतना मजा नहीं है। अपनी भाषा में बोले, मस्ती के साथ बोले, आनंद आता है उसमें। करेक्ट, रस नहीं है। हाँ। रस कहीं ना कहीं मिसिंग है इंग्लिश में। ये जो दिखता भी है, और मुझे लगता है जो ऑडियंस होती है, इंडियन ऑडियंस जो है, वो हिंदी भी समझती है, वो इंग्लिश भी समझती है। और आपने सही कहा कि जिस तरीके की ऑडियंस है उस तरीके से स्पीकिंग करनी चाहिए। अब आता है बात, जब कोई जॉब में या फिर अपने कॉर्पोरेट लाइफ में अगर एक अच्छा स्पीकर है तो उसके क्या क्या फायदे हैं? देखिए, स्पीकर के हर जगह फायदे हैं। हर काम में स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है और अपना एक अच्छा रोल अदा करती है। करेक्ट। तो अगर कोई अच्छा अपना जॉब में अच्छा बोल पाता है, अपने से अच्छे अधिकारियों के साथ अच्छे से बात कर पाता है, उनको अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं तो बात करने से वो आपका आकलन करता है कि आप किस स्तर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार की आप बात रखते हैं, किस प्रकार के आपके शब्द हैं, स्पष्टता कैसी है, वो आपका स्तर तय करता है। तो आपके अंदर अगर ये वाली स्किल है तो आप निश्चित रूप से आपका प्रमोशन, आपकी वैल्यू और आपका सम्मान उन सभी लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। और ये आप लोग खुद अगर चाहें तो देख भी सकते हैं जी। बहुत सारी जगह पर जो अच्छा बोल पाते हैं उनको ही मंच मिलता है, उन्हीं को कहा जाता है भाई आपको ही मंच संचालन करना है, उन्हीं को स्टेज पर बुलाया जाता है जो बोल पाते हैं। बिल्कुल। हाँ। पर अभी मैं देखूं बहुत सारे लोगों का होता है, जो इंडिया के लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्पीकर्स जो होते हैं उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो स्पीच दे नहीं पाते, इसलिए डरते हैं। अगर वो भी उनके अंदर से ये फियर निकल जाएगा, और इस फियर से जब वो भी ऊपर उठकर बात करेंगे तो वो नहीं डरेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो लोग डरते हैं वो प्रैक्टिस शुरू करें और स्पीकर बनना प्रारंभ करें, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करें, आप भी स्पीकर बन जाएंगे, आपके अंदर से डर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। एक जो फेक कॉन्फिडेंस लेके लोग चलते हैं, क्या वो भी बहुत बेटर स्पीकर हो सकते हैं? हाँ, जो फेक कॉन्फिडेंस लेकर चलते हैं उनका फेक कॉन्फिडेंस साफ साफ झलक जाता है। तो हमें कभी भी फेक कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। और आपका फेक कॉन्फिडेंस अगर
अच्छा किसी ने बना लिया फेक वाला ही, तो वो लंबे समय तक भी नहीं चलता। तो मैं तो कहूंगा कि आप अपना फेक कॉन्फिडेंस की जगह जो आपका ओरिजिनल है उसको रखिएगा, और वो लंबा चलता है और निरंतर चीजें। अब देखो एक विषय और में, अगर किसी से मित्रता करनी है तो कुछ लोग मित्रता करते हैं प्रभाव के कारण, उसका प्रभाव अच्छा है, उसके लोग मानते हैं, उसको जानते हैं, करेक्ट है ना। और कुछ लोग मित्रता करते हैं स्वभाव के कारण। तो जो स्वभाव के साथ जुड़ता है वो लंबे समय तक चलता है, करेक्ट, और जो प्रभाव के कारण जुड़ता है वो केवल प्रभाव तक चलता है। तो किसी के साथ में अपना जो स्वभाव है, ओरिजिनलिटी है, उसको ही सामने रखें, अपना फेक चीजें सामने ना रखें। जैसे हैं वैसे सामने स्पष्ट खुली किताब के रूप में रहिएगा, कोई पढ़ ले हम तो एक जैसे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, मैं तो यही धारण करता हूं और इसी प्रकार से रहता हूं। बहुत अच्छी बात है कि खुली किताब कहते हैं, बहुत अच्छी रहती है। अब आती है बात कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ट्रेंड में है जी, ठीक है। सोशल मीडिया से हर कोई एक फेम पा रहा है, हर कोई डिस फेम पा रहा है। जी, जी। अगर मैं बात करूं स्पीकर्स की, तो क्या लगता है सोशल मीडिया ने उनको एक स्टेज बना के दिया है या एक तरीके से उस स्टेज से एक फियर क्रिएट किया है? मुझे जो समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें ऊपर उठाया है या नीचे गिराया है। जी, अब मैंने जैसा शुरू में भी प्रारंभ में एक विषय रखा था कि सोशल मीडिया के दो प्रयोग हैं जी, सकारात्मक भी है नकारात्मक। करेक्ट, उससे आगे बढ़े हम तो सोशल मीडिया ने हमें एक मंच दिया है, बहुत सुंदर। यूट्यूब जो है, अगर आपको कोई सुनने वाला ऑडियंस नहीं है, आप अपना फोन में वीडियो बनाओ, अपने विषय पर रखो, और अच्छे से अगर आपने बात को रखा, फैक्टेबल पॉइंट्स बताए, एक अच्छी स्पीच दी, तो लोग आपको सुनेंगे। तो सोशल मीडिया ने एक तो सकारात्मक बात हो गई कि मंच दिया है, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग उसको एक अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक उनका नीचे गिराने का भी वो कार्य है। तो आप हमेशा स्पष्टता के रूप से उसको सकारात्मक लीजिए और सोशल मीडिया को मंच के रूप में प्रयोग करिए। हमारा यूज हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस यूज में हम ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मंच है वो आपको निरंतर निखारने का, आगे बढ़ाने का, और अच्छे से सुधार करके आपको एक करियर भी दिया है एक प्रकार का उसने, तो वो भी कर सकता है। तो मंच है एक, मैं एक बात करूंगा। क्या बात है, बहुत सारे विषय हैं एक स्पीकर्स के पास। अब आती बात है, एक मैं एक विषय रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ जी, और एक महिलाएं पे एक 4 लाइन एक स्पीकर के द्वारा सुनना चाहती हूँ। वो भी मैं चाहती हूँ एक जो एक औरत है वो घर भी संभाल रही है और अपना जो वर्क है उसे भी संभाल रही है, और एक स्पीकर से अगर मैं उसके लिए 4 लाइनें सुनना चाहूँ तो क्या 4 लाइन? देखिए, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, और उनका सम्मान मैं तो देवी जी बोल करके ऐसा उनको संबोधित भी करता हूँ। और मैं एक पंक्ति अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक पंक्ति कहूंगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नारी का जो सम्मान है वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा, मातृशक्ति के संस्कारों से पोषित है ये पुण्य धरा। तो पुण्य धरा, मातृभूमि और जो नारी है वो अपने आप में संस्कारित चीजें हैं। अपने यहाँ पे भारत को ही भारत माता इसीलिए कहा जाता है। तो मैं यही कहता हूं कि नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा, मातृशक्ति के संस्कारों से पोषित है ये पुण्य धरा। त्याग प्रेम के आदर्शों ने भारत भाग्य संवारा, भारत भाग्य संवारा। तो ऐसे करके इतना सुंदर महिलाओं के बारे में भी वो रखता है। तो मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं सबके लिए भी बोलता हूँ कि जो लोग नारी को अलग प्रकार से हेय दृष्टि से या कुछ अन्य उस दृष्टि से देखते हैं, तो आप लोग भी, क्योंकि नारी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा है, और हम तो यहाँ पे कहते हैं नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। तो वास्तविकता है, नारी स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो भगवान भी जन्म देता है, और उसके बाद में नारी माँ के रूप में आकर के वो जन्म देकर के आपको पालती पोसती है। जब माँ जन्म देती है तो 20 हड्डियों के टूटने बराबर जो पेन दर्द है उसको सहन करती है, वो मैंने पढ़ा है। तो इतनी अच्छी उसकी वो है। तो मैं तो उनको नमन करता हूँ सब माँओं को, और सबके लिए कहता हूँ कि सब जितनी भी महिला वर्ग है उनको सम्मान करें। आप लोग भी देवी जी बोल करके उनको
संबोधित करें। नहीं, बहुत सही कहा। 2 लाइन मैं भी महिलाओं के लिए जी, बोलना जी। चाहती हूँ, अगर हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, आज हाँ आपका हाँ मंच जी है। जी 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 तो अब बात आती है कि कहीं ना कहीं हर एक महिला, जो गांव या शहर कहीं की भी हो, मैं कहती हूँ हर एक महिला में जो पावर है वो हाँ शक्ति को पहचान नहीं जी पाती जी है। जी जैसे हम हैं आज अपनी लाइफ में घर बच्चे दोनों को मैनेज कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं गांव की महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ, जी आप सर्व मतलब मैं कह सकती हूँ आप महान हैं। हाँ एक हाथ में आपके बच्चा और एक हाथ में आपके बाल्टी है, जी, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में घर में क्या बनना है वो सोचना वो है। सोचना है। तो आप बहुत पावरफुल हैं, बस अपने आप को हमेशा एक मिरर के सामने थैंक यू बोलो कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे बनाया। आपके अंदर जो शक्ति है, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति बतानी पड़ी कि आप बहुत पावरफुल हो, वैसे ही आप बहुत पावरफुल हैं। मैं कह सकती हूँ, जैसे भैया भी इस चीज़ को बताएँगे कि एक महिला जो अपने आप को हमेशा कहती है मैं परिवार के लिए हूँ, मैं अपने पति के लिए हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, मैं कहती हूँ आप अपने लिए हैं। जी अपने आप को थैंक यू, अपने आप को आई लव यू, और अपने आप को हमेशा प्यार करें। मैं बस इतना आज सर के मंच के द्वारा आपको नहीं बोल नहीं, पा रही हूँ। बहुत अच्छा आपने इस विषय को बोला, और बिल्कुल वो वास्तव में एक इतना आपका ध्यान रखने वाली, अगर आप माँ को देखेंगे तो मैं कहीं देख रहा था तो उस पर लिखा था कि मेरी माँ अनपढ़ है, एक रोटी मांगू तो 2 ला कर देती है। तो इतना ध्यान रखने वाली माँ होती है, और आपने कब खाया क्या खाया वो चिंता करने वाली माँ होती है। माँ होती है, बिल्कुल। तो अपनी माँ के लिए निरंतर सम्मान करें, और उनके लिए भी जितना हो सके वो करें। क्या तो बात है। मैं नहीं, बहुत अच्छा। मुझे आज भी मौका इसलिए आ गया कि आपसे जो पावर मिली ना एक जी जी स्पीकिंग की, तो मैं भी 2 लाइन उन लोगों हाँ के लिए हाँ बोल पाई। बिल्कुल, और अच्छा अच्छा सुनाया आपने। अब आता है, जैसे आपके ना बहुत हर किसी का ना एक होता है कि ये मेरे रोल मॉडल हैं। जी जी जैसे मेरे भी बहुत सारे रोल मॉडल हैं, आपके भी स्पीकिंग लाइन में किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा। जी जी तो कुछ लोग जो आपको होता है ना कि ये मेरे रोल मॉडल है, मैंने इनसे सीखा, तो उनके बारे में कुछ 1-2 नाम प्लीज़ आप बताना चाहें हाँ, हमारी ऑडियंस को? मैं अगर कहूँ तो मेरे रोल मॉडल, वैसे कई सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कराई हैं, जी। लेकिन मुझे एक जिनका मुझे मार्गदर्शन, जिनका मुझे साथ और सहयोग मिला, और जिन्होंने मुझे वास्तव में गढ़ने का काम किया, ऐसे अपने एक संगठन के आदरणीय जिला प्रचारक जी थे, आदरणीय सुशील जी। हुँ। तो उन्होंने मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठाल कर जी। वो जगह जगह पर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता हुँ। तो वो मुझे ले जाते थे, जी। और कहीं भी मुझे कोई भी तैयारी नहीं है तो हुँ। मुझे कहते हाँ भाई लप्पू जी खड़े हो, थोड़ा सा बताओ। जी। तो मैं कहता था भाई साहब मुझे तो आता नहीं कुछ, मैं क्या बताऊं, अरे कोई कहानी सुना दो। तो मैं हुँ। कहानी सुनाने लग गया कोई, और कहानी सुनाते सुनाते पता नहीं कब मैं इतना अच्छे मंचों पर बोलना शुरू हो गया। ये मैं कहूंगा उन्होंने मुझे बहुत, हर चीज पर, अगर मैं ऐसे बोतल को उठा रहा हूँ तो वो बोतल को बताएंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पकड़िए इसको और ऐसे खोलो। मैंने कई जगह पर छोटी छोटी चीजों पर देखा। एक जगह मैं गया और मैं जाकर के उनके पास जाकर बैठ गया और मैं पैर ऊपर करके बैठ गया। तो फिर हम बाहर आए तो भाई साहब ने मुझे कहा कि आपको ऐसे पैर ऊपर करके नहीं बैठना चाहिए, कहीं भी किसी के यहाँ पे जाते हैं तो पैर नीचे करके आराम से ऐसे बैठना चाहिए, किसी बेड पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए जी। एक बार मैंने गिलास उठाया तो ऐसे करके, तो उन्होंने ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना चाहिए इसको, और हर एक चीज में उन्होंने ऐसा सिखाया। मैं कहता था भाई साहब वहां पे जाके, तो वो जब मैं कहीं बोलता था तो बताते थे यहाँ पे ये सुधार करो, ये अच्छा करो, ये अच्छा करो, ऐसे बोलो। और तब जब वो चीजें बताते थे तो मैं उनको फॉलो करता था। आज भी मैं जब बात करता हूँ उनसे तो उनको बोलता हूँ भाई साहब आपने मुझे बहुत कुछ गढ़ा है, समझाया है, और मैं इस क्षेत्र में रोल मॉडल उनको मानता हूँ। क्या बात है। मतलब कोई हर चीज को, अगर मैं यहीं पे अगर आप अपोजिट लें तो कोई इसको कहेगा अरे हर चीज में मुझे टोकते हैं। हाँ हाँ हाँ, नेगेटिव ये आपने बिल्कुल बात स्टार्टिंग में हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, मैंने इस बात को, ये वाली बात बताता हूँ कि मैंने उनकी हर बात को पॉजिटिव लिया, सकारात्मक लिया, और कभी भी उन्होंने कहा ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब भाई उसको अगर आप सोचने लगे कि हर बात पर टोकना, हर बात पर, जैसे कि अगर मैं कहीं अपने स्लीपर्स को उतार रहा हूँ तो स्लीपर्स उतारने समय भी उन्होंने कहा कि हमारी स्लीपर्स बाहर उतरी हुई हैं तो बाहर आने वाला व्यक्ति पहचान लेगा अंदर कौन बैठा है। ऐसे स्लीपर्स व्यवस्थित रूप से लगनी चाहिए। आप जब घर पहुंचे तो अपने सॉक्स को व्यवस्थित रूप से फोल्ड करके अच्छे से लगा करके फीता बांध करके सुंदर तरीके से जहां शूज रखने की जगह वहां रखिए। अपने कपड़े जब उतार रहे हैं तो उनको उतार करके सुंदर तरीके से हैंगर में टांग करके अच्छे से रखिएगा। हर चीज, अगर आप उठा करके बोतल उठा करके सीधे पटक दिया तो हर आपका कार्य एकदम सुंदर, व्यवस्थित, उत्कृष्टतापूर्ण हो,
आप बैठे कैसे हैं, बोल कैसे रहे हैं, आप पहनते क्या हैं, क्या चीज रख रहे हैं। अगर आप झाड़ू लगा रहे तो झाड़ू एकदम सुंदर तरीके से लगे, भाई उसने लगाया तो सुंदर लगाई होगी। उसने अगर कोई काम दिया, अब भाई एक जगह मुझे फोटो कराने के लिए कहा कि 20 लोगों को आपको बाहर बैठाना है, जल्दी से आएंगे गेस्ट फोटो कराएंगे। तो मैंने फोटो के लिए बच्चों को सेट किया और फिर आए, फोटो हो गया। फिर बाद में कहा कि मैंने भाई साहब आपने मुझे बोला था, मैं कर दिया। तो वो कह रहे इतना सुंदर एकदम तरीके से बैठाला है आपने बच्चों को। तो उन्होंने कहा मुझे पता था लवकुश जी ने बैठाला होगा, तो एकदम बेस्ट। अरे क्या बात है, तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। मैं भी उनसे ये बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी ये मिस्टेक करते, कहीं पर भी एक आगे एक पीछे चप्पल। बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि जूते और उनके मतलब प्रॉपर बांध के रखना चाहिए, ये बताया उन्होंने। वाह क्या बात है, मतलब और मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं आप। अगर मेरी एकेडमी में आप जब भी जाएंगी तो सभी बच्चों को पदवेश एक जगह है वहां उतारने होते हैं, लेकिन सबके पदवेश एक एक बच्चे की विद लाइन में अपनी तरफ से, उनके संस्कार मुझ में आए, मेरे संस्कार उन बच्चों में जा रहे हैं। क्या बात है। अब आती है आपकी एकेडमी की बात। जी, अब सबसे पहले स्टार्टिंग ही पूछ लेते कि एकेडमी की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई और एकेडमी में किस तरीके की आप प्रिपरेशन कराते हैं, फिर हम उसके बाद और सारे क्वेश्चन आपके साथ करते हैं। मैं एक बार जब मैं अपना अध्ययन कर रहा था, तो पहले मैं घर पे 1-2 बच्चों को ऐसे पढ़ाता था, और उसके बाद में अचानक से जब मैंने 12th किया तो मुझे लगा कि मैं, एक एकेडमी चलती थी छर्रा में जहां मैं रहता था, तो मैंने कहा कि एक बार जाकर देखा जाए। और एकेडमी है, मन में एकदम से आया कि उस एकेडमी में जाकर के ऐसा बोलना चाहिए मुझे कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ भाई एज अ टीचर, तो देखते हैं क्या रेस्पॉन्स होगा सामने वाले का। तो मैं ऐसे चला गया और डायरेक्टर से उसके साथ चर्चा हुई मेरी, तो मैंने उनको कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो? मैंने हाँ। तो उन्होंने डायरेक्ट जाकर के मुझे एक एमए की क्लास थी, मुझसे बातचीत की सही से, और मैंने कहा आप जो क्लास देंगे मैं पढ़ाऊंगा। एमए का स्टूडेंट्स वो बैठे थे उसमें, अध्यापन क्षेत्र में टेट सीटेट वगैरह जो करते हैं, और उसमें ले आकर मुझे खड़ा कर दिया कि आप यहाँ पे पहले पढ़ा के दिखाइए क्या पढ़ाएंगे। जी जी जी। उन्हें शायद ऐसा भी लगा कहीं मजाक करने आ गया या कुछ भी है, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने का वो रहा है। मैंने जाकर वहां पे, अब मैंने सोचा क्या पढ़ाऊं ऐसा, सब बच्चे एकदम देखने लगे क्योंकि मेरे सारे उम्र में बड़े थे वो लोग। जब मैंने वहां पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने के लिए जब मैं पहुंचा तो सब लोग थोड़ा मजाक सी ऐसा लगा, ये क्या पढ़ाएगा ये चीजें। मैंने वहां पर जाकर एक, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिखा कुछ, ब्रेक द लेग, व्हाट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस, शायद ये इडियम फ्रेसेस था कोई। तो मैंने कहा इसका कोई मतलब बताएगा क्या, तो किसी से जवाब नहीं बना। फिर सब लोग एकदम डाउन हो गए। फिर उन्होंने 1-2 ने टेस्ट लेना, थोड़ा बच्चे रहे होते हैं कि भाई क्या जानते हैं पूछ लें थोड़ा, तो 1-2 ने मुझे कुछ क्वेश्चन किए तो मैंने उनके आंसर दिए। फिर मैंने उनका उसका अर्थ बताया, सारी चीजें बताई। तो फिर उन लोगों को लगा कि भाई ये जो व्यक्ति आया हमारे सामने ये योग्यतापूर्ण है, एज बेशक छोटी है लेकिन अनुभव बड़ा है। तो उन्होंने फिर मेरे को उस हिसाब से लिया और मैंने लगातार पूरे बैच को उसको पढ़ाया। फिर मुझे लगा कि भाई मैं इस बैच को पढ़ा सकता हूँ तो खुद अब ना प्रारंभ करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन में आगे एडमिशन लिया, मैंने खुद का एक एकेडमिक सेटअप तैयार किया और वहां पे पढ़ाना प्रारंभ किया। और जब से लगातार अब तक मैं खुद का एकेडमी चलाता हूँ और लगातार पढ़ाता हूँ। क्या बात है। जैसे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कहते हैं बहुत टफ होता है यूपीएससी की तैयारी करना, क्या सच में होता है टफ या एक तरीके का मिथ है? हाँ, अगर हम उसके लिए निरंतर एक व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे हैं और टफ करके अगर उसको बना दिया जाए, कोई भी चीज है, अगर उसको जितना हम चाहें उतना टफ बना सकते हैं और जितना हम चाहें उसको आसान बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने उसको टफ बना लिया है माइंडसेट से, उनके लिए टफ है, और जिन्होंने उसको अंदर आंतरिक रूपांतरण उसका क्या है उसको उस प्रकार से समझ लिया है, उनके लिए इजी भी है। तो लगातार जो लोग उसके लिए अभ्यास करते हैं और जिन्होंने उसको ठीक से जाना समझा, अपनी प्लानिंग की है, जैसा मैंने अभी मंत्र से बताया भी था, योज कस्त्रत दुर्लभा, जिनकी योजना अच्छी है उनके लिए इजी है, जिनकी योजना अच्छी नहीं है उनके लिए टफ है। बिल्कुल। अब आता है जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं जी, तो कहते हैं जो टॉपर रहते हैं हमेशा क्लास में वही आईएएस बन सकते हैं। क्या लगता है कोई प्रैक्टिस करे या फिर आईएएस का उसका ड्रीम हो तो क्या वो भी आईएएस बन सकता है जी विद कोचिंग सेंटर्स? अभी देखिए आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल। बिल्कुल। वो जो व्यक्ति 12th में फेल था वो आईएएस बना। हाँ। तो इससे ये तो बात स्पष्ट होती है कि कोई भी टॉपर के लिए ही आवश्यक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। दूसरा, हर व्यक्ति
जो लोक सेवा के प्रति अग्रसर होता है, समाज सेवा में रुचि रखता है, अपनी एक अलग प्रकार से बुद्धिमत्ता को जागृत करके रखता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। बिल्कुल। और जो केवल उसके रौब रुतबे को देखकर, उसकी वैल्यूसिटी को देखकर केवल बनना चाहता है, उसके लिए वो कठिन भी है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि हम टॉपर हैं या फिर हम बिल्कुल एवरेज हैं। हर व्यक्ति के लिए आसान है, लेकिन खुद की स्पष्टता आवश्यक है। बिल्कुल। तो अपनी स्पष्टता बनाए रखें, सबके लिए आसान है। क्या बात है। जैसे आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने क्या चैलेंज आता है? उनको लगता है उनका सिलेबस ज्यादा टफ है या उनका माइंडसेट ठीक नहीं है? उनके सामने अगर उस व्यक्ति ने अपना सिलेबस को समझा है, वो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपने सिलेबस को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं भाई बहुत बड़ा समुद्र है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से आएगा, क्या है। दूसरा, उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने में थोड़ा सा उनको टिपिकली रहता है। तो मैं कहूँगा कि एक तो अपना माध्यम हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। तो हिंदी माध्यम है तो एक अच्छे से अपने शब्दकोश का भंडारण प्रारंभ करें। दूसरा, अपना अध्ययन प्रारंभ करें प्लानिंग के साथ में। डेली का गोल बनाएं और प्रतिदिन के गोल को अचीव करने का प्रयास करें जी। अपना हर दिन का गोल सामने टेबल पर लिखा होना चाहिए, उस गोल के साथ में, और अपनी प्लानिंग बेस्ट करें और निरंतर अभ्यास करते हुए, मॉक टेस्ट लगाते हुए, और उसमें एक अंत में साक्षात्कार होता है, तो इंटरव्यू होना तय है। तो अपनी स्किल जो है, अपनी हॉबी, मैं कहूंगा कि अपनी हॉबी स्पीच ही बनाएं, जिससे अच्छा बोल पाए, अच्छा समझ पाए, और कुछ लिखना प्रारंभ करें लगातार। वो अपनी टेबल पर अपना हर डे का, पर डे का गोल होना चाहिए, और मॉक टेस्ट लगाएं, चीजों को समझें। जिन लोगों ने अपना अचीव किया है उनकी जर्नी को पढ़ें कि उन्होंने कैसे कैसे किया, कितना समय पढ़ते थे, क्या करते थे, तब जाकर उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या बात है। और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप अगर उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। पंक्ति भी आपने सुनी होंगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम चीजों को देखते समझते हैं, करिएगा प्रयास, और संयोग बनेगा, आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। मतलब ये एक जो सर की एकेडमी है जिसमें डिफरेंट बहुत सारे बच्चे एक अलग अलग फील्ड में अपना सक्सेस पा चुके हैं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो आज का जो सब्जेक्ट था वो था स्पीकिंग। एक स्पीकर कैसे बना जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपने बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुना है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम रख सकते हैं जहाँ एकेडमी में बच्चे जा रहे हैं जी। अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, उनका माइंडसेट कैसे स्ट्रांग हो। तो क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है, हम छोटे में से खत्म नहीं कर सकते हैं, पर हमारा एक और क्वेश्चन रह गया स्पीकिंग से रिलेटेड, वो मैं पूछना चाहती हूँ। जो एक स्पीकर होता है, हमेशा हर एक फील्ड में एक पूंजी होती है कि मैं इसमें ये इतना कमाऊंगा, मैं इसमें इतना कमाऊंगा। क्या एक स्पीकर भी अच्छा खासा कमा लेता है? हाँ। आप लोग कुमार विश्वास को सुनते होंगे। अरे बहुत अच्छे वक्ता है। आप लोग बड़े बड़े कई सारे कथावाचकों को सुनते होंगे जी। अभी आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनते होंगे। जी 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 जी। आप बहुत सारे न्यूज एंकर्स को सुनते होंगे। इन सब के पास क्या है? केवल स्पीकिंग। दूसरा, कई सारे आप न्यूज, छोटे स्तर पर बात करें तो न्यूज रिपोर्टर्स को सुनते होंगे, और कई सारे टीवी एंकर्स को देखते होंगे, कई सारे सेलिंग परचेसिंग ये जो लोग हैं उनके भी देखते होंगे। जी जी जी। तो इससे अगर आपके अंदर स्किल स्पीकिंग की है और व्यवस्थित रूप से है तो आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। मैंने खुद गवर्नमेंट से कई सारे चेक प्राप्त किए हैं। अरे वाह। हाँ, आपको कई सारे उस पर फोटो भी दिख जाएंगे, न्यूज में दिख जाएगा। बहुत सारे मेरे, जब आप रूम में एंट्री करेंगे तो उसमें बहुत सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं। मेरे द्वारा कोई भी खरीदा हुआ उसमें सीनरी या अवार्ड नहीं मिलेगा। कई सारे चेक्स लगे हुए हैं, तो वो सब प्राप्त होता है। मैंने तो कोई ऐसा उस पर प्रयास नहीं किया इसमें, लेकिन मुझे उसके उपरांत भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो स्पीकिंग कई करियर्स के आपके जो गेट है वो ओपन करता है। क्या बात है। तो बहुत अच्छा इसका वो भी स्कोप है। अब चलते हैं हम एंड की तरफ, पर मैं एक एंड से जाने से पहले एक लाइन पूछना चाहती हूँ। जो पहला चेक था वो कितने का मिला था? तो मुझे पहला चेक जो मिला वो 5,000 रुपए का सरकार के द्वारा, जब मैं जिला स्तरीय प्रतियोगिता को जीता था तब प्राप्त हुआ था। बाकी कई सारे चेक लगातार फिर आगे बढ़ते गए। कैसा अनुभव रहा था जब पहला चेक मिला? तो उस टाइम की जो अनुभूति थी वो किस तरीके की? वो चेक के पीछे एक बहुत कहानी भी है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट बार जब मैं स्पीच कंपटीशन में गया था जी, तो मेरा जो 5th पोजीशन आई थी,
तो मैं अंदर से एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, और मैंने उस समय ठान लिया जी। कि अगली बार फिर से कंपटीशन में बैठूंगा, हम्म। फिर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और फर्स्ट पोजीशन ही लूंगा। ऐसा मैंने उस समय जब मेरा 5th पोजीशन आया तब मैंने अंदर सोचा, और फिर नेक्स्ट ईयर से फिर से एक बड़ा कंपटीशन हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा मुझे फिर से बुलाया गया, और शायद विषय था मेरी संस्कृति मेरा गौरव ऐसे कुछ करके। मैंने उसको चुना, केवल 2 मिनट बोलना था और लगभग 300 प्लस पार्टिसिपेंट थे, 2 से 3 दिन वो चला था कार्यक्रम। उसमें मुझे बोलने का जब मौका मिला तो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस, इतनी तैयारी, इतना अनुभव कि मैंने जब जाकर बोला तो कोई उसको हटा ही नहीं पाया चीजों को। और फर्स्ट रैंक जब आई मुझे तो अंदर से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम से क्या हुआ, मुझे अंदर से पूरा फील था कि भाई इस स्थिति में पहुंचना ही है। तो उसके पीछे की प्रैक्टिस व्यक्ति को पता चल जाता है। तो जब मैंने जब देखा चीजों को तो मुझे जब पता लगा, वहां से नाम बोला, तो मुझे अंदर से प्रसन्नता हुई कि भाई मैंने जो मेहनत की वो साकार रूप ली, और उसके द्वारा मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो जब चेक मिला तो सब लोगों के साथ में जब फोटो न्यूज में तमाम चीजें रही तो बहुत अच्छा भी अनुभव आया एकदम। क्या बात हाँ, है। तो ऐसा अब जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, जी। आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो विभिन्न प्रकार के शौक करना चाहती है। कोई धूम्रपान व्यसनों में फंसता जा रहा है, कोई विभिन्न अच्छे फोन का शौक करता है, कोई अच्छे कपड़े पहनने का शौक करता है, कोई अच्छी गाड़ी का शौक कर रहा है। मैं उनको कहूंगा कि अपने शौक को बदलिए जी, और अपने शौक ऐसे करिए जो समाज एक्सेप्ट करता है, जिसमें आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है, जिससे आपको मंच मिलता है। मैं कहता हूं आप स्पीच का शौक करिए। क्या बात। मैं खुद स्पीच का शौक करता हूं, आप अपने स्पीच का शौक करिए, अच्छा बनिए, अपने संस्कारों को अच्छा करिए। आप अपने चहुमुखी विकास में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि लोग आपको अपना प्रेरणा स्रोत माने। अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करिए। मैं सबको संदेश देता हूं। और बोलना तो एक कला है। अगर मैंने एक पंक्ति अभी ध्यान में आ रही है, खुद बनाने का काम किया कि बोलना एक कला है, अच्छा बोलने वाले का होता भला है, और जो कटु बोला है, कटु बोला वो कब आगे तक चला है। आप निरंतर बोलिए, अच्छे अच्छे लोगों का बुरा वक्त भी बोलने से टला है। क्या बात है, क्या बात तो हम लोग कहेंगे कि बोलना वास्तव में एक कला है। तो आप लोग अपने अंदर बोलने की कला को धारण करिए। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबके लिए आमंत्रित करता हूं ऐसे मंचों पर जो आपके लिए तैयार हैं, जो आपको बुलाने के लिए तैयार है। जो अच्छा बोलता है उसको खोजते हैं लोग कि इस पर कौन बोल सकता है अच्छा। तो आप भी अच्छा बोल सकते हैं, आप भी अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, आप भी बड़े मंचों को अच्छे से संबोधित कर सकते हैं, आप लोगों को संबोधित कर सकते हैं। आप आइए, आपका इंतजार है, और अपनी योजना को बदलिए, निरंतर आगे बढ़ने का कार्य करिए और लक्ष्यों को धारण करिए। और मैं कहता हूं लक्ष्य लक्ष्य बढ़ते चरणों के साथ चले हैं कोटि चरण, दूर ध्येय मंदिर हो फिर भी मन में है संकल्प सघन। मन में संकल्प को सघनता के साथ में छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर निरंतर आगे बढ़ने का कार्य करिए। आपको निश्चित रूप से एक अच्छे स्पीकर के रूप में आपको जाना जाएगा और आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय। थैंक यू सो मच लवकुश सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब कह सकते हैं कि आज बहुत कुछ सीखने के लिए भी मुझे मिला। मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा। अब आपका काम है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज कि हो सकता है कि ये एक पॉडकास्ट किसी की लाइफ चेंज कर दे, तो आप भी उसकी लाइफ में चेंज होने का एक पार्ट बनेंगे। तो जितना ज़्यादा हो जाए प्लीज़ ये पॉडकास्ट शेयर करिएगा। अब आती है बात कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे स्पीकिंग से रिलेटेड या फिर अकेडमी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए। उसका आंसर लवकुश सर की टीम आपको देगी ही देगी। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी सी मुझे उसके बारे में भी नॉलेज मिले, तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं जी। और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे सही बात, एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। बहुत शुभ।